लीनियर रिलेशन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए सबने, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो थर्मल का मतलब क्या है? हीट, टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर ना हम मैटर या मटेरियल या सब्सटेंसेस में टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? और दो तरह का एनालिसिस करेंगे हम मैटर में टेम्परेचर का। पहला तो टेम्परेचर के साथ उसमें जो एक्सपांशन होगा, हमने देखा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडीज या मैटर्स एक्सपांड करते हैं, तो उसका एक्सपांशन कैसे होगा, क्या होगा, वो सब एनालिसिस करेंगे। दूसरा टेम्परेचर कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, कि वो टेम्परेचर को कितना पास ऑन करेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को कितना ट्रांसफर करता है या नहीं करता है, चार्ज को फ्लो होने देता है तो कंडक्टिव है वो। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सब कंडक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में हम हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं वो चीज एनालिसिस करें। तो ओवरऑल इस चैप्टर में अगर बोला जाए तो दो तरह के एनालिसिस है। इसमें हम पहले देखेंगे थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, और फिर उसके बाद हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और ओवरऑल 50-50% दोनों का वेटेज और बाकी छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ टर्म्स और उसकी डेफिनेशन के साथ। तो मैं एक एक करके टर्म्स बताते जा रहा हूं। सबसे पहले हीट, सबसे पहले टर्म लिखो हीट। तो हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट, जो फ्लो करती है कहां पर? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। तो लिख लो हीट में डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी flows from higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature, when they are in contact, when they are in contact, when they are in contact। और फिर ये ट्रांसफर होने के बाद हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो वो एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे आ जाता है, जहां पर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, सेकंड लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को डिफाइन करना, देखो कभी तुम लोगों ने ये फील किया होगा, ठंड के दिनों में, भी ठंड तो आ गई है ना, ठंड के दिनों में अगर गर्म पानी से नहा के निकलोगे तो ज्यादा ठंडी लगती है, लेकिन ठंडे पानी से नहा के निकलोगे तो गर्मी लगती है। कभी ऐसा फील, कभी ठंडे पानी से नहाया है कि नहीं? नहीं नहाया। तो ये फीलिंग फिर वो कर पाएगा जो एक्चुअल में दोनों सिचुएशन लिया हो, जिसने एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, तो हमारी स्किन जो है ना टेम्परेचर को रिलेटिवली फील करती है, इंटरनल के एक्सटर्नल। या दूसरा एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप एक काम करो, एक बाल्टी में ना गर्म पानी रखो और एक में ठंडा पानी रखो और दोनों में हाथ डुबा के रखो। ठीक है, फिर उसके हाथ निकाल के ना एक तीसरी बाल्टी जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, उसमें हाथ डुबाओ। तो जो आपका गर्म पानी वाला जो हाथ था ना, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में जाएगा तो आपको लगेगा कि ये पानी ठंडा है, और जो ठंडे पानी वाले हाथ जो था ना, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा तो क्या लगेगा? ये पानी गर्म है। समझ में आ रहा है? तो हमारी स्किन जो है ना वो रिलेटिवली कंपेयर करती है टेम्परेचर को, कि कौन सी चीज कितनी ठंडी है या कौन सी चीज कितनी गर्म है। तो इस चीज को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए हम टेम्परेचर एज अ मेजरमेंट क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखो? टेम्परेचर क्या है? इट इज डिग्री ऑफ, इट इज डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉट और हॉटनेस। इट इज
डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। कोई भी लिक्विड कितना कोल्ड है या हॉट है उसका डिग्री, उसकी क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है। अब इसमें तीन तरह की यूनिट्स हम देखते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कौन कौन से तीन तरह की यूनिट है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और ऐसा यूनिट क्या है इसकी? केल्विन। तो ये तीनों में कन्वर्जन रूल जो होता है वो देख लेना। क्या है, किसी को पता है ये कन्वर्जन रूल? नहीं है तो यहां पर लिखो, एक इक्वेशन लिखोगे जिससे आपको कन्वर्जन रूल क्लियर हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। तो ये कन्वर्जन रूल है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का, ठीक है। अब ये कन्वर्जन रूल कैसे काम करेगा? जैसे कुछ न्यूमेरिकल होंगे स्टार्टिंग में छोटे छोटे, जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपको सेल्सियस से केल्विन कन्वर्जन करना है तो आप ये फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को इक्वेट कर लेना। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। क्या ये क्लियर हो गया? तो दोनों से 100 कट जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया? अब देखो, ये जैसे कन्वर्जन करना है, अगर आपको बोल रहा है कि भाई आप 400 केल्विन के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, 400 केल्विन के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो यहां पर के की जगह पे क्या डाल दोगे? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस कितना आ जाएगा? 273। तो कितना आ जाएगा डिग्री सेल्सियस? 27 नहीं 127 डिग्री सेल्सियस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। सिमिलरली अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन इक्विवेलेंट क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन इक्विवेलेंट, तो यहां पर 27 डाल दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो 300 केल्विन हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस एक इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो कई बार कई चीजों के लिए आपको क्वांटिटी के लिए लिखा रहता है कि वो रूम टेम्परेचर पे कन्वर्जन करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन ये भी देख लो यहाँ पर। जैसे C इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? C अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? F माइनस 32 अपॉन 180। ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू 100 अपॉन 180 अंडर ब्रैकेट F माइनस 32, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 5 2 और ये हो जाएगा 5 नहीं 2 5 और 2 9 18। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन 9 और इधर पे आ जाएगा F माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? ऑनलाइन ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। तो यहां पर ये वाला याद होगा, हम क्लास 9th में करते थे, इसका इक्वेशन ड्रॉ करते थे। हाँ, इसका ग्राफ प्लॉट करते थे। याद है कि आप लोगों को इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? चलो एक काम करो, इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ तो क्या होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन में। हाँ, प्लॉट करके दिखाओ कैसे होगा इसका ग्राफ प्लॉट। सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लेना, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में लेना। अच्छा, एक काम करो, गलत बना के दिखाओ। सही नहीं बनाना चाहते तो चलो गलत बना के दिखाओ, ठीक है। सेल्सियस को हाँ, सेल्सियस को एक्स एक्सिस में और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस।
नहीं बना। मैंने क्या बोला, सेल्सियस को एक्स एक्सिस में मतलब सी की जगह पे क्या पुट कर दो, सीधे सीधे एक्स, एफ की जगह पे सीधे सीधे क्या पुट कर दो, वाई। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल टू 5/9 और यहां पर आ जाएगा 5/9 और इधर पे क्या आ जाएगा y माइनस 32। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए। कोई भी दो पॉइंट्स में एक पॉइंट हम वो ले लेते हैं जिसमें इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो। तो मान लो अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। y की वैल्यू कितनी आएगी, 32। क्या ये क्लियर हो गया? x एक्सिस में आप सेल्सियस लोगे और y एक्सिस में क्या लेने के लिए बोला है, फ़ारेनहाइट लेने के लिए बोला है। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहला वाला जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,32 और वो वाला पॉइंट कहां पर आएगा, y एक्सिस में इस जगह पे 0,32। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा कोई भी एक और पॉइंट निकाल लो, ऐसा पॉइंट लो जिससे आपको x की इंटीग्रल वैल्यू मिले। ठीक है, तो y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि ये 90 बन जाए ताकि वो कैलकुलेशन आसान हो जाए। 90 ले बनाने के लिए इसमें y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 58। तो y की वैल्यू अगर मैं 58 डालता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 प्लस 32 90 हो गया। 90/9 मतलब 10 आ गया। 10 into 5 मतलब कितना आ जाएगा, 50। ऐसे ही आएगा कि नहीं? अच्छा माइनस है ना, सॉरी मैं मिसरीड कर रहा हूं। ओके सॉरी। हाँ तो अब बताओ क्या इसको 90 बनाने के लिए क्या नंबर लेना पड़ेगा मुझे, 142 है ना, नहीं 122 लेना पड़ेगा आई थिंक। यस, y की वैल्यू अगर मैं 122 डिग्री फ़ारेनहाइट लूंगा तो y माइनस 32 मतलब कितना हो जाएगा, ये 90। 90/9 मतलब कितना आ जाएगा, 10। 10 into 5 मतलब ये कितना आ जाएगा, 50। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 50 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 122 अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहीं। ठीक है, 50,122। अब यहां पर इसका जब ग्राफ बनेगा तो क्या आपको क्या लग रहा है, लीनियर बनेगा या कर्व्ड बनेगा? लीनियर। क्यों लीनियर बनेगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ आपकी बुक में जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन का, वो कैसा बना है वो आपको क्लियर है? सर हाँ सर, जो आपने एग्जांपल दिया था हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का, सर उसमें मतलब कि जो टेम्परेचर के साथ मतलब ऐसा हैबिचुअल हो जाता है वो तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हाँ, वो उसके स्किन का बायोलॉजिकल पार्ट अलग हो जाता है। हम अपने ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, है ना। हमारी स्किन जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस करती है हॉटनेस या कोल्डनेस का, है ना। मतलब मेरा वो एग्जांपल देने का मतलब ये था कि हम किसी भी चीज को हॉट या कोल्ड बोलेंगे एज एक रेफरेंस के हिसाब से, कंपैरिजन में, लेकिन हम उसका मेजर नहीं बता पाएंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए वो टेम्परेचर यूनिट हम यूज करते हैं, वो बताना चाहता हूं। ठीक है, हटा दो, ये हो गया तो सभी का। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री कुछ नहीं, जैसे हमने डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, ये सारी जो डिफरेंट मैकेनिक्स, जो डिफरेंट फिजिक्स की ब्रांच देखी है, थर्मोमेट्री भी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम थर्मल एनालिसिस करते हैं। तो एक शॉर्ट में लिख लेना, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स deal with temperature measurement. It is branch of physics deal with temperature measurement. It is branch of physics deal with temperature measurement. Next आते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, हाँ, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें हम थर्मोमीटर के का जो फंक्शनिंग है वो एक बार डिस्कस करते हैं। थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है, लिख लो, इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर।
It is instrument used to measure temperature. ओके, तो ये जो आपको सामने एक्सप्रेशन दिख रही है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक्सप्रेशन यूज होगा मल्टीप्लाइड बाय एन, मल्टीप्लाइड बाय एन। यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मैथडोलॉजी है वो ये फॉलो होगी। देखो ये मैथडोलॉजी का मतलब क्या है, आपको पता है जो भी सब्सटेंस है या मटेरियल है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका फिजिकल वैल्यूज जो है वो चेंज होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है उसकी लेंथ चेंज होगी। ठीक है, जैसे अगर मर्क्यूरी की बात की जाए तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक मर्क्यूरी के बार की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थ्रेड की लेंथ चेंज हो जाएगी। हो सकता है अगर गैस है तो गैस का प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस तरीके के अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आएगा। तो उस चेंज को ऑब्जर्व करके हम किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सटी, मतलब जिस भी मैटर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे उसका, अगर लेंथ की बात करते हैं तो मान लो ये लेंथ है, तो उस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ क्या है वो देखेंगे। फिर एक्स आई, आई का मतलब है आइस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ क्या है वो ऑब्जर्व करेंगे। एक्स एस का मतलब है स्टीम टेम्परेचर पे, मतलब जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय उसकी लेंथ क्या है वो ऑब्जर्व करेंगे। और एन हो गया नंबर ऑफ डिविजन, जो स्केल हम ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिविजन क्या है। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करके हम उसका टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। थर्मोमीटर की फंक्शनिंग ऐसी होगी। तो इसको हम समझते किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ। पहले ये नोट डाउन कर लेना इक्वेशन, ठीक है, और इसके बाद इसमें लिख लेना हियर xi is property of substance. Here xi is property of substance at ice point. Property of substance at ice point, मतलब आइस टेम्परेचर वाले पॉइंट पे। प्रॉपर्टी हो सकता है अगर प्रेशर है तो प्रेशर आइस पॉइंट पे कितना है, लेंथ है तो लेंथ कितना है, एंड सो ऑन। एक्स इज, जो एक्स एस है वो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट स्टीम पॉइंट। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट स्टीम पॉइंट। और एक्स टी का मतलब हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी। ओके, अब इसमें हम तीन टाइप के थर्मोमीटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। फर्स्ट है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में ये जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, मर्क्यूरी होगा। और मर्क्यूरी थ्रेड की जो लेंथ है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। आइस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ कम हो जाएगी, स्टीम टेम्परेचर पे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जो हम घर में थर्मामीटर यूज करते हैं वो भी मर्क्यूरी बेस्ड ही होता है। तो आप देखते हैं वो जो मर्क्यूरी के थ्रेड की लेंथ होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। और उसमें स्केलिंग दी रहती है, उसी स्केलिंग के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखना मर्क्यूरी थर्मोमीटर, इसमें लिखना लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड changes according to temperature, according to temperature। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस स्केल में लेते हैं, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस स्केल में लेते हैं या इसको सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल जो भी बोलोगे, तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर x जो भी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी, एल सबस्क्रिप्ट टी माइनस एल सबस्क्रिप्ट आई। आई का मतलब आइस टेम्परेचर। तो आइस टेम्परेचर क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ एट 0 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स एस।
एस का मतलब क्या हो गया, स्टीम टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस में स्टीम टेम्परेचर कितना होता है जब स्टीम में कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल 100 डिग्री सेल्सियस माइनस एक्स आई, मतलब कि कितना हो जाएगा, एल 0 डिग्री टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय एन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितना हो गया यहाँ पर, 100 का हो गया, 0 से लेके 100। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, तो आपको ये दे देगा कि भाई मर्क्यूरी थ्रेड की लेंथ आपको गिवन होगी और उसकी स्टैंडर्ड लेंथ आइस टेम्परेचर और स्टीम टेम्परेचर पे गिवन होगी। सारी वैल्यू पुट करना और उस समय का डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैलकुलेट करना। क्लियर। सेकेंड, अगर आपको इसका फ़ारेनहाइट स्केल निकालना है तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा, क्या होगा, देखो फ़ारेनहाइट स्केल क्या बनेगा, क्या चीज इसमें चेंज हो जाएगी, T इज इक्वल टू लेंथ एट टेम्परेचर T माइनस अब 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट कितना होता है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले 32, याद है ग्राफ हमने प्लॉट किया था। तो 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया। तो यहां पर आ जाएगा L32 अपॉन L100। तो 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट कितना होगा, अभी हमने कन्वर्जन लिखा था ना, तो C की जगह पे 100 डाल दो और फ़ारेनहाइट कितना आएगा, देखो जल्दी से। क्या था इक्वेशन, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। तो यहाँ पर C की जगह पे 100 डाल दो तो कितना हो जाएगा, ये 100 अगर डाल दोगे तो ये हो जाएगा 20, हाँ 212 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 212। तो यहाँ पर आ जाएगा C L 212 माइनस L32 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितने डिविजन्स होंगे, इन दोनों के बीच में डिविजन्स कितना होगा, काउंट कर लो। 212 से लेके 32 कितने का डिवीजन आ गया, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर कितने का डिवीजन आ गया, 180 का। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यूजिंग मर्क्यूरी थर्मामीटर। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है, हटा दो फिर ये में। चलो नेक्स्ट लिखना गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर, ठीक है। अब जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर में मर्क्यूरी बार की लेंथ या मर्क्यूरी थ्रेड की लेंथ में चेंज हो रहा था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वैसे ही गैस थर्मामीटर में गैस की प्रॉपर्टी में चेंज होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रेशर और उसका क्या होगा, वॉल्यूम, ये दो क्वांटिटी में चेंज होगा। तो उसमें भी दो तरह की सिचुएशन होगी। तो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट केस, इसके पहले ये लिख लो, गैस थर्मामीटर में unknown temperature T is found, unknown temperature T is found by using ideal gas of given mass, by using ideal gas of given mass। इसमें फर्स्ट केस हम लेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे और मास भी इसका हो जाएगा कांस्टेंट। ये दोनों मतलब एक चैम्बर के अंदर हम वॉल्यूम और मास दोनों कांस्टेंट करके उसमें गैस फिलअप करेंगे, फिर उसमें हीट देंगे, हीट मतलब टेम्परेचर राइज करेंगे। तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो किसमें चेंज आएगा, उसके प्रेशर में चेंज आएगा, और वो जो प्रेशर में चेंज आएगा उस प्रेशर चेंज को ऑब्जर्व करके हम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा, जो बेस फॉर्मूला मैंने बताया, सिर्फ क्या क्या चीजें यहाँ पर चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो किसमें चेंज आ रहा है अभी, प्रेशर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा, मतलब प्रेशर एट दैट टेम्परेचर जहां पर हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, पी
एस हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा पी आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 के स्केल में होता है, तो इसको भी 100 के स्केल में करने के लिए आई की जगह पे 0 डाल दो और एस की जगह पे क्या कर दो, इसको 100 कर दो और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, सिमिलर वे में वॉल्यूम के में भी चेंजेस होगा। सेकेंड केस क्या बनेगा, सेकेंड केस जब हम इसके प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, आइडियल गैस है, मास भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T माइनस वॉल्यूम एट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट स्टीम पॉइंट माइनस वॉल्यूम एट आइस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, थर्ड टाइप का थर्मोमीटर, दैट इज प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हाँ, ये सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। एक्चुअली जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो मर्क्यूरी थर्मामीटर ही है, लेकिन जो स्टील प्लांट हो गए जहां पर बॉयलर्स वगैरह यूज होते हैं उन सारी जगह पे इस तरह के थर्मामीटर यूज होते हैं। ठीक है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में प्लैटिनम मटेरियल जो है, सब्सटेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा डिपेंडिंग तो लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, याद है ना। तो यहाँ पर प्लैटिनम का जो रेजिस्टेंस चेंज है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, उसको मेजर करके हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय R100 माइनस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आप ये RT मतलब टेम्परेचर एट अननोन टेम्परेचर T, उसका जो रेजिस्टेंस है, R0 मतलब आइस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और R100 मतलब स्टीम पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। सेम फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला सेम है सबका, बस यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है सर। नेक्स्ट हेडिंग डाला आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये एक छोटा सा डेरिवेशन है और ये शायद आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो क्या, पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो, पढ़ चुके हो आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो याद है डेरिवेशन में कुछ लॉज आते हैं। ठीक है, गैस जो है उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स पे, और उसके वॉल्यूम के लिए 3 लॉज है इंपॉर्टेंट, और वो तीनों लॉज को कंबाइन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट लॉ लिखना, फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। इसमें लिखना वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas, volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure, is inversely proportional to pressure at given temperature, at given temperature। तो क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे मैथमेटिकली तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि क्या हो जाएगा 1/P आ जाएगा, और कौन सी कंडीशन में, एट गिवन टेम्परेचर, मतलब एट टेम्परेचर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, या व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं या जो ये लॉज है ये एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किए हुए, तो जो उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उसको लॉ के फॉर्म में लिखा है।
ठीक है। सेकेंड लॉ लिखना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ में लिखना वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस for given mass is proportional to absolute temperature, is proportional to absolute temperature, is proportional to absolute temperature T at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure। तो इन शॉर्ट इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? क्या लिखा है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर। थर्ड लिखना एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इसमें लिखना वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू number of moles, number of moles ब्रैकेट में लिखना n, by keeping temperature and pressure constant, by keeping temperature and pressure constant। तो देखो ये तीन इंपॉर्टेंट लॉज है जो गैस के नेचर में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की, इनफैक्ट उसके वॉल्यूम में। तो फर्स्ट लॉ में क्या किया हमने? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और उसके बाद वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन ऑब्जर्व किया। तो ये देखा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकेंड सिचुएशन में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम में भी चेंज देखा। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम में क्या होगा? इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर के भी वो प्रोपोर्शनल है कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है? कांस्टेंट। जब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्रेशन को, तो यहां पर क्या जाएगा? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी डिवाइडेड बाय p। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, कैपिटल R से उसको डिनोट कर देते, तो ये जाएगा n r इंटू एन टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? p। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जो कांस्टेंट यहां पर हमने लगाया है R, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? P इंटू वी इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। P इंटू वी इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। ठीक है। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसी को कंबाइंड इक्वेशन बोलते हैं, इसी को जनरल इक्वेशन फॉर गैस बोलते हैं। ठीक है। तीनों चारों सब एक ही है, इसका अलग अलग नाम है। कंबाइंड इसलिए क्योंकि हमने डिफरेंट लॉस को कंबाइन करके इक्वेशन बनाई। ठीक है। अब देखो इसको और किस किस तरीके से आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, देखना।
यहां पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं ऑब्जर्व करना। प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, एन नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल है, टी टेम्परेचर क्या है वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल है। कांस्टेंट वाली क्वांटिटी क्या है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट वाली क्वांटिटी एक तरफ रखता हूं तो पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, मतलब ये वाला रेशियो जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। समझ में आई ये चीज। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2 अपॉन N2 T2। क्या ये क्लियर हो गया। जैसा हमने बर्नौलीज थ्योरम में किया था याद है ना, उसी फॉर्म में हम गैस के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे पॉइंट्स पे ये वाले रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो नोट डाउन कर लो ये एक्सप्रेशन। ओके, और यहां पर एक चीज लिख लेना, यहां पर एक चीज, ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना, इस इक्वेशन को लिख लेना, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या फिर कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। ओके, अब देखो इंडिविजुअली भी अगर देखा जाएगा तो इसमें लॉस को कैसे कैसे फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर सिर्फ वाइल्स लॉ अगर देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग V1 P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो V1 P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि V1 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इंटू T2। एक काम करो, इसको ना यहां से हम लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, इन सारे लॉस को इंडिविजुअली यहां से समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन बॉयल्स लॉ। तो इस लॉ में कौन कौन से टर्म्स वेरिएबल है और कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट है देखना। तो यहां पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है V और P। तो यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी V एंड P, ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। बाकी सारी क्वांटिटी N और T यहां पर क्या रहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर N और T ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, और V और P वॉल्यूम और प्रेशर ये क्या हो जाएगा वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो अगर ये कांस्टेंट है, N और T कांस्टेंट है, तो N1 T1 और N2 T2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लेना। तो अगर इस पे बेस न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, अकॉर्डिंगली ये रेशियोज को यूज करना है। ठीक है, सेकंड चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों क्या है वेरिएबल है, और कौन कौन सी क्वांटिटी यहां पर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो ये रेशियोज को दोबारा से लिख लो, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो अब यहां पर अगर N और P कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म N1 N2 कट जाएगा, P1 P2 कट जाएगा, तो आपको रेशियो यहां पर क्या मिल जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड केस में क्या आएगा बताओ, थर्ड केस में क्या आएगा, या तो इधर से देख लो या तो फिर यहां से देख लो, यहां पर कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है थर्ड केस में। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और प्रेशर वाली टर्म कट जाएगी, तो कौन सा रेशियो इक्वल आ जाएगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू
V2 अपॉन N2। क्या ये क्लियर हो गया थर्ड केस में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो जनरल एक्सप्रेशन देखी थर्मल प्रॉपर्टीज की। अब जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपांशन के साथ। तो लिखो थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन थर्मल एक्सपांशन में तीन तरह के एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डायमेंशंस में या मटेरियल की प्रॉपर्टी में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो इंक्रीज तीन तरह का हो सकता है, या तो वन डायमेंशनल इंक्रीज हो जैसे सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है। सेकेंड क्या हो सकता है, टू डायमेंशनल इंक्रीज हो मतलब कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड मतलब थ्री डायमेंशनल इंक्रीज हो जिसमें क्या हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो मैं फर्स्ट वाला बताऊंगा, सेकंड और थर्ड तुम लोगों को खुद से करना होगा, तो इसलिए ध्यान से समझना। तो इसमें सबसे फर्स्ट लिखना थर्मल एक्सपांशन में, पहले इसमें लिखो इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी with increase in temperature, with increase in temperature। तो थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट लिखना है इसमें लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। इसमें अज्यूम करना कि एक लेंथ है L जो आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर हमने राइज किया, इसकी लेंथ इंक्रीज होके L प्लस डेल L हो गया। L इनिशियल लेंथ था, बाद में इंक्रीज होके क्या हो गया, L प्लस डेल L। तो ये जो इंक्रीज हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल L से। ये किन किन चीजों के प्रोपोर्शनल हो गए या किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा ये जो इंक्रीज है। तो पहला तो स्टेटमेंट से क्लियर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्मल मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। क्लियर हो गया? तो लिखना द लीनियर एक्सपांशन, द लीनियर एक्सपांशन is proportional to change in temperature and the original length of the substance, and the original length of the substance। तो जो लीनियर एक्सपांशन डेल एल है ये दो चीजों के प्रोपोर्शनल है। पहला तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि डेल टी के प्रोपोर्शनल है, और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ के मतलब कि एल के प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये क्लियर हो गया? जितनी ज्यादा लेंथ होगी एक्चुअल में उसका एक्सपांशन भी उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर में जितना ज्यादा राइज होगा उतना ज्यादा उसमें एक्सपांशन होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन लिखना मैथमेटिकली, ठीक है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो डेल एल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल इंटू डेल टी के, डेल एल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल इंटू डेल टी के, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे अल्फा से। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी, अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। नोट किया सबने यहां तक?
इसके बाद देखना हियर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। हियर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। हियर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लिख लिया सबने? ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में यहां पर ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में इसको अल्फा एल से डिनोट करता है, ठीक है। तो और तुम लोगों की बुक में इसको सिंपली अल्फा से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखना ध्यान से, डेल एल की वैल्यू तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला तो एक्चुअल लेंथ के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। ये दोनों तो वेरिएबल में हमारे कंट्रोल में है, ये बोल सकते हैं। लेकिन अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उस सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सब्सटेंस है। क्लियर? जैसे कि यहां पर देखना, कुछ टेबल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखना यहाँ पर ये आपको एक सामने टेबल दिख रही है, ये वाली टेबल ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की टेबल है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए कितनी है? 2.5 into 10 to the power -5। सिमिलर वे में लीड के लिए कितनी है? ये 0.29। तो किसमें लीनियर एक्सपांशन ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम में या लीड में? एल्यूमिनियम में। तो जिसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा है उसमें लीनियर एक्सपांशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालने बोले तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर क्वेश्चन में बोलता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हाँ लिख लो इसको, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल अपॉन एल डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ वैष्णवी बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? पर केल्विन। अभी वहां पर लिखा हुआ भी था वो टेबल में, अगर ध्यान होगा, क्योंकि लेंथ और लेंथ तो कट गया तो 1 अपॉन टेम्परेचर बचा, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर केल्विन या केल्विन इनवर्स। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्या देखो, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो डेल एल अपॉन एल डेल। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ चलो नेक्स्ट ये बताओ, अगर आपको न्यू लेंथ ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मतलब ये जो नई लेंथ है वो निकालना है, तो नई लेंथ को हम डिनोट कर देते हैं एल डैश से। तो बताओ एल डैश के लिए ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एल डैश इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? एल प्लस डेल एल, ऐसा ही हो जाएगा। एल डैश इज इक्वल टू एल की वैल्यू तो एल ही रहेगी, और डेल एल की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? हाँ तो ये अभी हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में, इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा एल इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एल डैश इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? एल कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर आपको न्यू लेंथ ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो वो ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब ये फॉर्मूला कैसे और कब अप्लाई होगा मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपको ना डेल टी डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दे देगा, मतलब ऐसा दे देगा कि ये बोल देगा कि टेम्परेचर T1 इतना था, कोई भी 37 डिग्री, और टेम्परेचर T2 कुछ और था 45 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर डेल टी की जगह पे एक्चुअल में क्या आएगा? डेल टी की जगह पे आ जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और इधर पे आ जाएगा T2 माइनस T1। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं एक्चुअल में इसके इस पे मैं जो जो न्यूमेरिकल बन सकते उससे जैसे जैसे फॉर्मूले बन सकते सब समझा रहा हूं, ठीक है। ओके
अब एक और जो प्रॉब्लम ऐसा स्टेटमेंट आएगा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। मैंने जो वर्ड यूज किया उसका मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो किसी वायर की लेंथ है इनिशियली 100 मीटर, ठीक है, जो इंक्रीज होके 110 मीटर हो गई। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज, कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, क्या क्या बोलोगे उसको? 10, आंसर होगा 1/10। 10% का चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज या 1/10। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये फ्रैक्शनल चेंज निकालते कैसे हैं? तो फ्रैक्शनल चेंज ये किसी भी चीज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि लेंथ में हो, किसी भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये इन जनरल आप इसको नोट कर लो साइड में, किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर फ्रैक्शनल चेंज बोलता है, फ्रैक्शनल चेंज अगर बोलता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला होगा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। ये फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला समझ में आया? इसी को परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अगर बोला होता है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं? 100% कर देते हैं। याद है, ये मैथ्स में भी कुछ एक जगह पे हमने यूज किया है पहले, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको फ्रैक्शनल चेंज निकालने बोलेगा तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला? इस वाले एक्सप्रेशन को देख के बताना क्या बनेगा ये फॉर्मूला, कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, या इसके ऊपर वाले को देख के बताना, उससे ज्यादा आसानी से बता पाओगे। ये वाले एक्सप्रेशन को देख के बताना, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज? तो ये एल इधर पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल डैश माइनस एल, ऐसे ही होगा। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? ये एल नीचे चला जाएगा तो एल डैश माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल टी। तो ये आपका फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होगा। समझ में आई ये चीज? डेल एल बाय एल, हाँ बोल सकता है, वो उस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना सबको? ये जितने भी फॉर्मेट से ये बन सकता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ कैसे कैसे उसके। अगर मान लो इसी सिचुएशन में ये सारी वैल्यू दी, अल्फा निकालना है तो डेल टी को यहाँ पुट कर देना, ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यूज करना होगा, ध्यान रखना। हो गया, हटा दो उसको फिर मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम तीन तरह के एक्सपेंशन यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला तो 1D एक्सपेंशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड हम क्या देखेंगे? 2D एक्सपेंशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपेंशन या एरिया में एक्सपेंशन। और तीसरा क्या हो जाएगा? 3D एक्सपेंशन, मतलब कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो 2D के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी, लिखना कैसे कैसे लिखेंगे? जैसा हमने 1D के लिए लिया लेंथ के लिए, वैसे ही एरियल के लिए लिखा। सर ये ए है कि एल पर? एक्चुअल में ये एनसीईआरटी की बुक में ना, ये A1 मैं बताऊंगा, ये जो लिखा है ना एक्चुअल में उसका मतलब क्या मैं आखिरी में बताऊंगा, एक और डेरिवेशन करेंगे उसमें क्लियर होगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट देता हूं, फिर उसके बाद शायद तुम लोग बना पाओगे। एक बार देखना, अभी इसका डेरिवेशन जो अभी हमने किया था करेक्टली, स्टार्ट कैसे किया था? लीनियर एक्सपेंशन, तो यहां पर लिखो एरियल एक्सपेंशन, लिख लो एरियल एक्सपेंशन। लिख लिया? अब यहां पर दो एरिया बना लो, रेक्टेंगल बना लो चलेगा। यहाँ आगे एरियल एक्सपेंशन, ये एक्चुअल एरिया हो गया ए, ये इंक्रीज्ड एरिया हो गया ए डैश, और ये इंक्रीज क्वांटिटी हो गई, मतलब कितना हो गया? डेल ए। सर वो आई की जगह ई है, ई आएगा क्या? आई आएगा ना मेरे ख्याल से। ए आर आई। एरिया एक्सपेंशन लिख दो ना सीधा, ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ, चलो इधर पे सामने ध्यान देना।
तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या किया था, जो एरिया, जो लीनियर एक्सपांशन था वो किस किस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल था, चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि डेल्टी, और किसके प्रोपोर्शनल था, इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल था। तो यहां पर भी जो चेंज इन एरिया है मतलब कि डेल ए की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेल टी के प्रोपोर्शनल होगी, और किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक्चुअल एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। तो लिख लो स्टेटमेंट, द एरिया एक्सपांशन is proportional to change in temperature and original area या actual area. Clear? Change in temperature and original area या actual area या initial area. ठीक है? So यहाँ पर del A is proportional to del T and del A is proportional to A. ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। दोनों को कंबाइन करोगे तो del A की वैल्यू क्या आ जाएगी, del A proportional to A into del T। क्या कर रही है सिद्धि वहां पर पीछे, लिखना भूल गई है। del A is proportional to A into del T। क्या ये क्लियर हो गया? अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम बीटा से डिनोट कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू ए इंटू डेल टी। जैसे वहां अल्फा था, यहाँ बीटा आ गया। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। डन। अब इसके बाद जैसा हमने बाकी सब एक्सप्रेशन लिखा था एज इट इज होगा, बस एल की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो और क्या क्या चीज इसके बाद हमने किया था, जो न्यू एरिया ए डैश होगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल ए हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? फिर ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, तो डेल ए की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा बीटा इंटू ए इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? डेल ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ए डैश इज इक्वल्स टू क्या कॉमन निकल जाएगा, यहां से ए कॉमन निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया? तो न्यू एरिया अगर निकालना है तो ये होगा। सिमिलरली बाकी सारे जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे लीनियर के लिए, वही सारे फॉर्म्स यहां पर एरिया के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो, थर्ड है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या चीजें बदल जाएंगी इसमें, कौन कौन सी चीजें बदलेंगी? ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बीटा, बीटा यहाँ पर जो क्या था कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, तो उसकी जगह पे ले लेना गामा, वो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। लिख लो जल्दी, मैं देखता हूँ, जल्दी कंप्लीट करो अपनी कॉपी में। हाँ, पूरा एक्सप्रेशन जैसा स्टेटमेंट है, जल्दी फटाफट करो, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर ये आएगा सर, मैं चेक किया। एक्चुअली एरियल का ना 2 मतलब होता है, एक एरिया, लेकिन ये हाँ मैं उसमें दोनों में चलो कंप्लीट करो जल्दी, ये वाला एरिया वाला। एरियल ई, एरियल वाला ई वाला आएगा, बोल रहा है ना? हाँ सही बोल रहा है, एरियल ई वाला आएगा। सर
ओके, तो सेम चीज वॉल्यूम के लिए कर लिया सबने। तो वॉल्यूम के लिए देखो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या आया होगा, डेल वी इज इक्वल्स टू गामा वी इंटू डेल टी, यहाँ ये आ गया होगा, और गामा यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, और बाकी सारे फॉर्मूले में वही चेंज होगा, v डैश इज इक्वल टू v अंडर ब्रैकेट 1 प्लस गामा इनटू डेल टी, ये एक्सप्रेशन आएगा। क्या ये हो गया? जल्दी कंफर्म करो, सबका यहां तक हो गया? ठीक है, हाँ क्या क्या चीज? हाँ, फ्रैक्शनल चेंज नहीं लिखा, लेकिन मैंने समझा दिया था, वैसे ही हो जाएगा ना। फ्रैक्शनल चेंज निकालना तो कुछ नहीं करना, ये ए को इधर डाल देना, तो क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए, और फिर ये अपॉन में आ जाएगा बाय ए, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इनटू डेल टी। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो वी डैश माइनस वी अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गामा इनटू डेल वी। क्लियर हो गया? ये फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ भी पूछ सकता है, परसेंटेज चेंज, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले में जो जो मॉडिफिकेशन करना है कर लेते हैं। देन यहां तक क्लियर हो गया? वॉल्यूम एक्सपांशन का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, दिख रहा है वो 3D क्यूब बना देना, फिर उसका एक डॉटेड लाइन में वो एक्सपांशन जो बन रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, relation between linear areal and volume expansion coefficient, relation between linear areal and volume expansion coefficient। तो किसके बीच में रिलेशन निकालना है हमको? अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। इसको दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में ना हम बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालते हैं, बिटवीन अल्फा एंड बीटा रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा जो है वो लीनियर के लिए है, और बीटा किसके लिए है? एरियल एक्सपांशन के लिए। तो यहां पर ना सबसे पहले हम एक एरियल एक्सपांशन के लिए, एरिया एक्सपांशन के लिए हम एक लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, एक स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं, जिसके सारे साइड्स कितने होंगे, एल, और उसमें इसका जो एक्सपांशन आया, ये जो एक्सपांशन आया, तो उसमें जो न्यू लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल, ये हो गया लेंथ में इंक्रीज। एरिया में इंक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला एरिया ए हो गया, और ये वाला जो एरिया है उसको ए प्लस डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, इधर सामने ध्यान दो। अब जो ए की वैल्यू होगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मतलब ये वाला एरिया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला अगर एरिया, ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये एल अगर मैंने लिया है तो एल इंटू एल मतलब क्या आ जाएगा, ये एल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर आपको ये न्यू एरिया निकालना है, ए प्लस डेल एल निकाल, ए प्लस डेल ए अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे एल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल ए। डेल ए का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो, अभी आपने किया था। डेल ए इज इक्वल टू क्या था, ए इंटू डेल वी मल्टीप्लाइड बाय बीटा, यही था। क्या ये क्लियर हो गया? सॉरी, ये क्या जाएगा, ए प्लस ए इंटू डेल टी बीटा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, और ये डेल टी इंटू बीटा,
ओके, ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला जो एक्सप्रेशन है डेल ए वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल ए की वैल्यू पे क्या आएगा बताओ। डेल ए वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ डेल एल अगर एक्सप्रेस करना है, अल्फा के टर्म्स में लाना है हमको, तो डेल एल की वैल्यू क्या होती है, डेल एल होता है अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। ठीक है, ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा डेल ए की जगह पे आ जाएगा डेल स्क्वायर अल्फा डेल ए इज इक्वल्स टू प्लस डेल ए प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा एल प्लस डेल एल। हाँ देखो इधर पे ध्यान देना, देखो ये जो इंक्रीज इन एरिया जो होगा ए प्लस डेल एल, ये न्यू एरिया हो जाएगा। ए प्लस डेल एल मतलब क्या हो गया आपका, न्यू एरिया हो गया, ये न्यू एरिया वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ क्या हो गया, यहां से यहां तक की न्यू लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल एल। क्या ये क्लियर है, एक बार चेक कर लेना। तो ये जो न्यू एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू लेंथ का होल स्क्वायर, क्योंकि एक नया स्क्वायर बन रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो यहां पर a प्लस डेल ए, तो डेल ए का एक्सप्रेशन क्या आया था, रिकॉल करो। डेल ए इज इक्वल टू क्या आया था, बीटा इंटू डेल टी इंटू ए, ये आया था। तो ये जो डेल ए है इसकी जगह पे लिख दो बीटा इंटू डेल टी इंटू ए। क्या ये क्लियर हो गया। राइट साइड में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करने के पहले एक और काम कर दो, यहाँ पर l एज इट इज और डेल एल का एक्सप्रेशन लिख दो। तो बताओ डेल एल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल, और इधर पे क्या आ गया, होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है, सबको चेक कर लो। अब देखो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में दोनों टर्म्स में से एक कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी, और राइट साइड में दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, एल। राइट साइड में दोनों से एल कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी, और इधर पे क्या आ गया, होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। अब होल स्क्वायर है मतलब ये एल का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये वाले पूरे टर्म का स्क्वायर अलग हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया। और यहां पर क्या बचा है, ए बचा है। तो ए का मतलब क्या होगा, ए मतलब ये वाला एरिया, इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। तो इनिशियल एरिया ए की जगह पे आ गया एल स्क्वायर, इधर पे आ गया 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो यहां तक। राइट साइड वाले टर्म में क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहां पर अप्लाई कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर और डेल टी का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्या यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, कंफर्म करो। डन। फिर क्या होगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर पे क्या बचेगा, बीटा डेल टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल टी प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी कंफर्म कर दो। डन। ठीक है। अब देखो एक चीज यहां ध्यान देना,
और भी कुछ कट रह गया, डेल टी भी कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ये डेल टी इधर से और इधर से एक डेल टी वाला टर्म कटेगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इनटू डेल टी। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अल्फा क्या है थोड़ा सा रिकॉल करना। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल दिखाई थी, अगर तुम लोगों को याद होगा, ये वाला टेबल ध्यान से देखो। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी? 10 टू द पावर -5, है ना? तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किस रेंज में आएगी? अगर अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -5 के रेंज में है, तो अल्फा स्क्वायर मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो टर्म क्या आएगी? 10 टू द पावर -10 के रेंज में होगी, मतलब बहुत छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है अल्फा स्क्वायर वाली क्वांटिटी, वो बहुत स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू अल्फा। ठीक है, 10 टू द पावर 5 डिजिट स्मॉलर होगी, तो यहां पर लिखो अल्फा स्क्वायर इज वेरी मच स्मॉलर देन अल्फा। तो ये वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। क्या ये क्लियर हुआ? चेक कर लो एक बार। ये क्यों हमने इग्नोर कर दिया, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये 10 टू द पावर -5 के टर्म में है, और ये कहां पर देगा? 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम लिमिट पे चला जाएगा, है ना? इसलिए उसको इग्नोर कर सकते हो। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 अल्फा। तो ये बीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन है। ऐसा ही गामा और बीटा के बीच का रिलेशन डिराइव करो, क्या होगा? जल्दी करके देखो, गामा और बीटा के बीच का रिलेशन, या गामा और अल्फा के बीच का ज्यादा आसानी से कर सकते हो। गामा और अल्फा के बीच का करो, क्योंकि अल्फा को वहां पर लीनियर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है ना, लेंथ और वॉल्यूम में। सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर v प्लस डेल वी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? राइट साइड में क्या आएगा? उसका क्यूब आ जाएगा। l प्लस डेल एल का क्या हो जाएगा? होल क्यूब। बाकी वही a प्लस b का होल क्यूब अप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, डिराइव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में लिखो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अल्फा एंड गामा, तो यहां पर डायग्राम जो है वो 3D वाला बन जाएगा, उसको मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है? 3D वाला डायग्राम बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? v प्लस डेल वी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? l प्लस डेल एल का होल क्यूब। समझ में आ गया ना? जल्दी डिराइव करो, बताओ क्या रिलेशन आएगा दोनों के बीच में। दृष्टि यहां तक कर लिया? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, वैसे यहां तक किया? फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप? हाँ लक्ष्य, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अभी ये वाले v को एज इट इज रहने दो, जैसे यहां पर हमने किया ना, a को एज इट इज रहने दिया, डेल a की वैल्यू पुट की, वैसे यहां किसकी वैल्यू पुट कर दो? डेल v की। तो डेल v की वैल्यू क्या पुट करेंगे? डेल v की वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा v इंटू डेल v। और यहां पर सिमिलर वे में l एज इट इज डेल l की वैल्यू पुट कर दो, जो हमने यहां पर ऑलरेडी पुट किया था। क्या आ जाएगा? ये अल्फा एल इंटू डेल टी, और इसका क्या आ जाएगा? होल क्यूब। अब इधर से लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकल जाएगा? v। तो इधर पे ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल टी। राइट साइड से अगर ध्यान दोगे तो क्या कॉमन निकल जाएगा? l। अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने दे रहा हूं उसको। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। यहां तक क्लियर हो गया?
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये एल क्यूब बन जाएगा और ये 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी का होल क्यूब बन जाएगा। इधर पे ये वॉल्यूम जो आया उसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब लिख सकते हैं। तो यस करेक्ट, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये एल क्यूब और ये वाला एल क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी का होल क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ? चेक कर लो एक बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड एज इट इज 1 प्लस गामा डेल टी और राइट साइड में यहां लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, b मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डेल टी प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a मतलब 1 हो गया, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसल आउट हो जाएगा और अब और क्या क्या कैंसल आउट होगा, फिर डेल टी यहां से कॉमन निकल के कटेगा, यहां पर डेल टी का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यहां से डेल टी कटेगा, यहां से एक डेल टी कट जाएगा। तो आपके पास यहां पर बच जाएगा गामा और इधर पे बच जाएगा अल्फा क्यूब इंटू डेल टी स्क्वायर और यहां पर बच जाएगा प्लस 3 अल्फा बच जाएगा, डेल टी तो कट गया, प्लस इधर पे क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर और डेल टी बनेगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब हम इसमें कौन कौन सी टर्म्स को इग्नोर करेंगे, अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि अल्फा जो है वो 10 टू द पावर -5 के रेंज में, तो ये 10 टू द पावर -10 बन जाएगा और ये 10 टू द पावर -15 बन जाएगा। तो आप इन दोनों टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बहुत स्मॉलर होंगी एज कंपेयर टू 3 अल्फा के कंपैरिजन। तो गामा इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? चेक कर लो एक बार। तो इससे क्या रिलेशन डिराइव हुआ कि तीनों का रेशियो क्या है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह पे अल्फा आ गया, बीटा की जगह पे क्या आएगा 2 अल्फा और गामा की जगह पे कितना आ जाएगा 3 अल्फा। मतलब ये किस रेशियो में होंगे 1:2:3 के रेशियो में होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। अब जो पूछ रहा था मुझसे चैतन्य, क्या पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो वैल्यू लिया है a1 a2 a1 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 तीनों में सेम क्यों लिया है, ये था डाउट, है ना। हमने यहाँ पर इसको क्या लिया था अल्फा, हमने इसको क्या लिया था बीटा, हमने इसको क्या लिया था गामा। याद करो यही था ना, डेल एल इज इक्वल टू क्या था अल्फा डेल टी इंटू एल था, डेल ए क्या था बीटा डेल टी इंटू ए था, डेल वी क्या था गामा डेल टी इंटू वी था। तो यहां पर अल्फा को इसने a1 से डिनोट किया है और बीटा को क्या लिख दिया है 2a1 लिख दिया है और गामा को क्या लिख दिया है 3a1 लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं? ये चीज जो हमने डिराइव किया उन्हीं वैल्यूज को पुट किया और ये 1 भी नहीं है एक्चुअली, ये एल है, इसका सबस्क्रिप्ट में एल लिखा है a इंटू एल है। ठीक है, तो क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। एक बार कुछ वैल्यूज एक बार चेक कर लेना, जैसे हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यूज देखी थी, सेम ये बीटा की वैल्यूज है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। ऑलमोस्ट देख लो उसका 3 टाइम्स आ रहा है, जैसे 2.5 है, एल्यूमिनियम के लिए लीनियर एक्सपेंशन कितना है 2.5 है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है, कॉपी क्यों बंद कर दी, वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना आ रहा है 7 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ सॉरी गामा की वैल्यू मैं गलत बोल रहा हूँ, वॉल्यूम है ना, हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट ये वाली चीज बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स थे इसी पे बेस्ड, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसी पे बेस्ड है। चलो अगली क्लास में क्या लास्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये वाला
सिद्धि पढ़ाई वढ़ाई कर रही कि नहीं, ध्यान नहीं रहता? क्या बदमाशी कर रहे थे? ये लोग टेबल ही ला रहे हैं। तेरा टेबल हम लोग कैसे लाए? नहीं, टेबल सिर्फ मेरे को ही लाना है। हाँ, अरे बोला था मैं पहले बैठूंगी यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है ठीक।